हेलो गाइस, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे खुशहाल होंगे। आज एक लेख एक पत्र के लेक्चर नंबर 2 में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? तो हम लोग पेज 6 तक देख लिए थे। आज इसके आगे देखेंगे। तो सुखदेव के नाम पत्र आज यहीं से पढ़ेंगे। ये कौन लिखा था? भगत सिंह ने लिखा था सुखदेव के नाम पत्र। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए अगले 1 घंटा या 35 मिनट या 40 मिनट के लिए, और इस लेक्चर को एंजॉय करिए, मज़ा लीजिए, फुल मज़ा, फुल एंजॉयमेंट होगा इस लेक्चर में। और देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए, सुखदेव के नाम पत्र। प्रिय भाई, मैंने आपके पत्र का कई बार ध्यानपूर्वक पढ़ा। मैं अनुभव करता हूँ कि बदली हुई परिस्थितियों ने हम पर अलग अलग प्रभाव डाला। जिन बातों से जेल के बाहर घृणा करते थे वे आपके लिए अब अनिवार्य हो चुका है। इसी प्रकार मैं जेल से बाहर जिन बातों का विशेष रूप से समर्थन करता था वे अब मेरे लिए विशेष महत्व नहीं रखती। उदाहरणार्थ, मेरे व्यक्तिगत प्रेम को विशेष रूप से मानने वाला था, परंतु अब इस भावना का मेरे हृदय मस्तिष्क में कोई विशेष स्थान नहीं रहा। बाहर आप इसके कड़े विरोधी थे, परंतु इस संबंध में अब आपके विचार में भारी परिवर्तन एवं क्रांति आ चुका है। आप इसे मानव जीवन का एक अत्यंत आवश्यक एवं अनिवार्य अंग अनुभव करते हैं, और सहानुभूति से आपको एक प्रकार का आनंद भी प्राप्त हुआ है। मतलब ये पत्र में लिखते हैं कि जब से हम लोग जेल में आए हैं बहुत परिस्थितियाँ बदल गई है, क्योंकि उस समय दत्त और ये सुखदेव और ये कौन भगत सिंह तीनों को जेल हुआ था। तो ये सुखदेव के पास पत्र लिखते हैं कि जब से हम लोग जेल में आए हैं तो परिस्थितियाँ बदल गई है। बाहर जिनका हम लोग विशेष रूप से समर्थन या विरोध करते थे, अब उनकी परिस्थितियाँ विपरीत हो गई है। जिनका हम समर्थन करते थे अब उसका विरोध करने लगे हैं, और जिनका हम विरोध करते थे अब वो हमारे अनुकूल हो गई हैं। तो ये बोलते हैं कि सहानुभूति से आपको एक प्रकार का आनंद भी प्राप्त हुआ है। ये बताते हैं कि सहानुभूति से एक प्रकार का आनंद भी प्राप्त हुआ है। आपको याद होगा कि एक दिन मैंने हत्या के विषय में आपसे चर्चा की थी। तब मैंने आपको बताया था कि कई परिस्थितियों में आत्महत्या उचित हो सकती है, परंतु आपने मेरे दृष्टिकोण का विरोध किया था। ये बोलते हैं कि एक दिन हम लोगों ने आत्महत्या के विषय पर चर्चा किया था। किस विषय पे? आत्महत्या के विषय पे। याद रखिएगा, किस विषय के बात बोलते हैं? आत्महत्या के बारे में बात कर रहे हैं। ये लाइन याद रखिएगा कि एक दिन मैंने आत्महत्या के विषय में चर्चा की थी, तब आपने इसका विरोध किया था। ठीक है। और मतलब इस दृष्टिकोण का विरोध किया था। मतलब ये बोले थे, भगत सिंह क्या बोले थे कि कुछ परिस्थितियों में आत्महत्या मतलब उचित होता है, लेकिन इसका कौन विरोध किया था? सुखदेव जी। मुझे उस चर्चा का समय एवं स्थान भली भांति याद है। ये बोलते हैं कि जहाँ पे ये चर्चा हुआ था वो समय, जगह और वो समय दोनों हमको अच्छा तरह से याद है, भली भांति याद है। हमारी यह बात शहनशाही कुटिया में शाम के समय हुई थी। कहाँ हुई थी? शाही कुटिया में। कहाँ हुई थी? शाही कुटिया में। कब हुई थी? शाम के समय में हुई थी। कब हुई थी? शाम के समय में हुई थी। आपने मजाक के रूप में हंसते कहा था कि इस प्रकार की कायरता का कार्य कभी उचित नहीं माना जा सकता। और सुखदेव क्या बोले थे कि आत्महत्या क्या है? एक कायरता है। क्या है? आत्महत्या क्या है? एक कायरता है। क्या है? एक कायरता है। आपने कहा था कि इस प्रकार का कार्य भयानक और घृणित है, परंतु इस विषय पर मैं देखता हूँ कि आपकी राय बिल्कुल बदल चुकी है। अब आप उसे कुछ अवस्थाओं में न केवल उचित वरन अनिवार्य एवं आवश्यक अनुभव करते हैं। ये बोलते हैं कि उस समय आप जब जो बात बोले थे कि जो आत्महत्या घृणित है, भयानक है, लेकिन अभी के जो परिस्थिति आ गया है उस समय में आपके राय बदल चुके हैं। आपको अब ये आवश्यक और अनिवार्य लगने लगा है, क्योंकि परिस्थितियाँ बदल गई हैं। मेरी इस विषय में अब वही राय है जो पहले आपकी थी, अर्थात आत्महत्या एक घृणित अपराध है। यह पूर्णतः कायरता का कार्य है। क्रांतिकारी का तो कहना ही है ही क्या, कोई भी मनुष्य ऐसे कार्य उचित नहीं ठहरा सकता। ये क्या बोलते हैं कि आपका उस समय जो राय था वो सही था, और आज हमें भी लगता है कि आप उस समय सही बोल रहे थे। आप खुद को ना बदलिए, उस तरफ आत्महत्या की तरफ न ले जाइए। उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको बताते हैं कि यह एक घृणित अपराध है। क्या है? यह एक घृणित अपराध है, कायरता का कार्य है। किसका कार्य है? पूर्णतः कायरता का कार्य है। और क्रांतिकारी का तो कहना है कि कोई भी मनुष्य ऐसा कार्य उचित ठहरा नहीं सकता है। क्रांतिकारी के ही क्या कहना है? आप तो क्रांतिकारी हैं, देश को आज़ाद कराने के लिए आए हैं, तो फिर आत्महत्या क्यों? आप कहते हैं कि आप यह नहीं समझ सके कि केवल कष्ट सहन करने से आप अपने देश की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। ये मतलब सुखदेव जी बोलते हैं कि हम कष्ट सहन करके देश की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। तो ये समझाते हैं, आप जैसे व्यक्ति की ओर से ऐसा प्रश्न करना बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि नौजवान भारत सभा के ध्येय सेवा द्वारा कष्टों को सहन करना एवं बलिदान करना को हमने सोच समझकर कितना प्यार किया था। ये बताते हैं कि अब आप ये बोल रहे हैं कि कष्ट सहन करके हम देश सेवा कैसे कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने जब नौजवान थे, जब हम लोग मतलब अभी भी नौजवान हैं लेकिन जेल में हैं अभी, तो जब हम लोग इस आंदोलन में आए थे तो क्या सोचते थे? देश के सेवा के लिए कष्ट सहना और बलिदान करना
प्यारा है। ठीक है, कितना प्यारा सोचे थे, कितना प्यारा काम किए थे कि देश सेवा के लिए कष्ट सहन और बलिदान करना अनिवार्य है, ज़रूरी है। मैं यह समझता हूँ कि आपने अधिक से अधिक संभव सेवा की। ये बोल रहा है कि मैं समझता हूँ कि आपने जितना हो सका उससे ज़्यादा ही सेवा किए हैं। ठीक है, अब वह समय है कि जो कुछ आपने किया है उसके लिए कष्ट उठाएं। ये बोलते हैं कि अब वो समय आ गया है जो आपने किया है उसके लिए अब क्या करें, कष्ट उठाएं। दूसरी बात यह है कि वह अवसर भी जब आपको सारी जनता का नेतृत्व करना है। और दूसरी बात यह है कि अब वो भी अवसर आ गया है जब आपको सारी जनता का नेतृत्व, किस सारी जनता का, जिसको आज़ाद कराने के लिए आप जेल में गए हैं, उस जनता का जो नेतृत्व करने का अब समय आ गया है। अब आप इससे पीछे मत हटिए, खुद को फांसी लगा के इसको आंदोलन को बीच में मत छोड़िए। मानव किसी भी कार्य को उचित मानकर ही करता है। जैसा कि हमने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने का कार्य किया था। कहाँ बम फेंके थे लोग, सॉरी, कहाँ बम फेंके थे लोग, लेजिस्लेटिव असेंबली में। ध्यान रहे, कहाँ बम फेंके थे लोग, लेजिस्लेटिव असेंबली में। कहाँ पे बम फेंके थे लोग, लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, ये बोलते हैं कि मानव जो भी कार्य करता है वो कैसे करता है, उचित समझ कर ही करता है। तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंके थे लोग। कार्य करने के पश्चात उसका परिणाम और उसका फल भोगने की बारी आती है। पहले तो मनुष्य क्या करता है, कार्य करता है, फिर उसका परिणाम आता है, और परिणाम आता है उसके बाद उसको फल भोगने का समय आता है। अगर आप अच्छा कार्य करिएगा आपको अच्छा परिणाम मिलेगा और आप अच्छा फल भोगिएगा। देखिए, ये लोग देश को आज़ाद कराने के लिए अच्छा काम किया, इनको भले ही परिणाम फांसी मिला, लेकिन आज इनको जो फल भोग रहे हैं पूरी जनता इनको जानती है। इनको इनके जन्म तिथि को एक लगता है कि देश में कोई त्यौहार आ गया वैसे मनाया जाता है। इनके शहादत तिथि को ऐसे मनाया जाता है जैसे मानो इस दिन पूरी जनता के फैमिली में किसी का निधन हो गया हो। ये पूरी जनता उनको फैमिली मान चुकी है। इन्होंने बड़ा कार्य किया तो इनका परिणाम भी बड़ा हुआ और आज उनका फल भी बड़ा भोग रहे हैं लोग। तो ये बात आपको समझ आया होगा। क्या आपका यह विचार है कि यदि हमने दया के लिए गिड़गिड़ाते हुए दंड से बचने का प्रयत्न किया होता तो हमारा कार्य उचित होता? नहीं, इसका प्रभाव लोगों पर उल्टा होता। अब हम अपने लक्ष्य को पूर्णतः सफल हुए हैं। ये बोलते हैं कि अगर हम दया के लिए गिड़गिड़ाते हैं कि हमको दंड न दिया जाए, हम पे दया कर दिया जाए, उनके सामने उनके पैर पकड़ते हैं, उनके गोड़ पे गिरते हैं, कुछ कुछ करते हैं, तो इसका प्रभाव क्या होता? आप तो बच जाते, लेकिन इस पूरी जनता पे आपका जो प्रभाव होता वो कैसा होता? उल्टा पड़ता। तो इसके लिए क्या ज़रूरत है कि अब जो हम लोग किए हैं वो एकदम उचित किए हैं और इसका फल भी उचित मिलेगा। बंदी होने के समय हमारी संस्था के राजनीति बंदियों की दशा अत्यंत दयनीय थी। जब हम लोगों की बंदी हो रही थी तब हमारी संस्था की राजनीति जो दशा थी वो अत्यंत दयनीय थी। हमने उसे सुधारने का प्रयास आरंभ कर दिया और ये लोग जेल में आके ही उस स्थिति को सुधार रहे हैं। मैं आपको पूरी गंभीरता से बताता हूँ कि हमें यह विश्वास था कि हम बहुत कम समय के भीतर ही मर जाएंगे। ये गंभीरता से बताते हैं कि इनको विश्वास, अंदर से विश्वास था कि ये बहुत कम समय में ही मर जाएंगे। ठीक है, हम उपवास की स्थिति में कृत्रिम रीति से भोजन दिए जाने का न तो ज्ञान ही था न ही हमें यह विचार सूझता ही था। उपवास के समय पर कृत्रिम रीति से भोजन दिए जाने का इन्हें न तो ज्ञान था और न ही ऐसा कोई इनके मन में विचार आता था। हम तो मृत्यु के लिए तैयार थे उस समय ही, जब ये लोग आंदोलन में आए उसी समय ये लोग मृत्यु के लिए तैयार थे। ये बता रहे हैं कि जब हम लोग आए थे उसी समय हम लोग मृत्यु के लिए तैयार थे। क्या आपका यह अभिप्राय है कि हम आत्महत्या करना चाहते हैं? मतलब पूछते हैं ये किससे? सुखदेव से, कि क्या आपका यह अभिप्राय है कि हम आत्महत्या करना चाहते हैं? नहीं, प्रयत्नशील होना एवं श्रेष्ठ और उत्कृष्ट आदर्श के लिए जीवन दे देना कदापि आत्महत्या नहीं कही जा सकती। मतलब प्रयत्नशील होना, श्रेष्ठ होकर अपने देश के लिए जान दे रहे हैं, तो इसे आत्महत्या कैसे कहिएगा? क्या आप आत्महत्या कहिएगा? इसे हम शहीद बोलेंगे, इसे हम शहादत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शहादत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शहादत बोलेंगे। ठीक है, तो इसे आत्महत्या नहीं कहा जा सकता है। बात समझ रहे हैं? यह आत्महत्या नहीं है, यह एक शहादत है। हमारे मित्र श्री यतीन्द्र दास की मृत्यु तो सप्रिहरणीय है। इनके मित्र यतीन्द्र दास जिनकी मृत्यु हुई है वो सप्रिहरणीय माने सराहपूर्ण है। क्या आप इसे आत्महत्या कहेंगे? क्या उनकी जो मृत्यु हुई है उसे इस आंदोलन में उसे आत्महत्या कहेंगे? हमारा कष्ट सहन करना फलीभूत हुआ। हम जो कष्ट सहन कर रहे हैं फलीभूत हुआ। समस्त देश में एक विराट सर्वव्यापी आंदोलन शुरू हो गया। ये लोग भले ही जेल में है, जब भले ही ये लोग कष्ट सह रहे हैं, लेकिन देश में एक विराट सर्वव्यापी आंदोलन शुरू हो गया। देख रहे हैं, भले ही ये लोग जेल में है लेकिन पूरे देश में विराट और सर्वव्यापी आंदोलन शुरू हो गया है। हम अपने लक्ष्य में सफल हुए। ये लोग जिसके लिए जेल गए थे वो लक्ष्य इनका सफल हुआ है। ये लोग जिसके लिए बम फेंके थे वो लक्ष्य सफल हुआ। इस देश के जनता को जागरूक करना इनका मेन कार्य था और उस कार्य में ये लोग सफल हुए। इस प्रकार के संघर्ष में मरना एक आदर्श मृत्यु है और ये इस संघर्ष में अगर हमें मृत्यु भी मिलती है तो वो क्या है? एक आदर्श मृत्यु होगी। इसके अतिरिक्त
हम में से जिन लोगों को यह विश्वास है कि उनको मृत्यु दंड दिया जाएगा, उनको धैर्यपूर्वक उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब सज़ा सुनाई जाएगी और तत्पश्चात उन्हें फांसी दी जाएगी। मतलब जिन लोगों को यह विश्वास है, हम लोगों में से 3 ही लोग गिरफ्तार हुए थे उस समय, तीनों में से जिनको भी विश्वास है कि मृत्यु दंड दिया जाएगा, उनको धैर्यपूर्वक उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए जिस दिन सज़ा सुनाई जाएगी और उसके बाद इनको फांसी दी जाएगी। यह मृत्यु भी सुंदर होगा, यह जो फांसी वाली मृत्यु भी होगी, ये भी मृत्यु सुंदर होगी। अरे यार, देश के लिए जान दे रहे हैं, सुंदर कैसे नहीं होगी? अपने देश के लिए जान दे रहे हैं, अपने देश के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, अपने देश के लिए शहीद हो रहे हैं, ये मृत्यु तो सराहनीय होगी ही, सुंदर होगी ही। परंतु आत्महत्या करना, केवल कुछ दुखों से बचने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर देना तो कायरता है। लेकिन आत्महत्या कर देना, क्या यह उचित है? आत्महत्या कर देना नहीं, एक थोड़ा सा भी उचित नहीं है। आप आत्महत्या करके थोड़ा सा दुख से बचने के लिए, जेल में थोड़ा सा जो दुख होने वाला उससे बचने के लिए, इस पूरे आंदोलन को आप गिराना चाहते हैं आत्महत्या करके। मैं आपको, यह तो कायरता हुई ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विपत्तियाँ व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती हैं। विपत्तियाँ व्यक्ति को क्या बनाती है? पूर्ण बनाती हैं। व्यक्ति को पूर्ण कौन बनाता है? विपत्तियाँ बनाती है, याद रखिएगा। व्यक्ति को पूर्ण कौन बनाता है? विपत्तियाँ बनाती है। कौन बनाता है? विपत्तियाँ। ठीक है। मैं और आप, वरन मैं कहूँगा हम में से किसी ने भी किंचित कष्ट सहन नहीं किया। ये लोग बोलते हैं कि किंचित कम कष्ट हम लोगों ने में से किसी ने सहन नहीं किया। हमारे जीवन का यह भाग तो अभी आरंभ हुआ है। मतलब ओरिजिनल जो कष्ट होता है वो तो अभी हम सहन ही नहीं किए हैं लोग। अभी तो इस जीवन के इस भाग का आरंभ हुआ है, कष्ट सहन वाले जीवन का। आपको याद होगा कि अनेक बार इस विषय पर हमने बातचीत की है। रूसी साहित्य के प्रत्येक स्थान पर जो वास्तविकता मिलती है, हमारे साहित्य में कदापि नहीं दिखती। ये बोलते हैं कि हम लोगों ने अनेक बार इस विषय पर चर्चा किया है कि रूसी साहित्य के प्रत्येक स्थान पर जो वास्तविकता मिलती है वो हमारे साहित्य में कदापि नहीं दिखती है। हम उनके कहानियों में कष्ट और दुखमय स्थितियों को बहुत पसंद करते हैं। हम रूसी लोगों के जो उनके कहानी है, उनकी जो साहित्य है, उसमें हम लोग दुख और कष्ट को बहुत पसंद करते हैं, परंतु कष्ट सहन की उस भावना को अपने भीतर अनुभव नहीं करते। पर जो कष्ट सह रहा है आदमी, उसके जो भावना है, उसके भावना को अपने अंदर हम लोग अनुभव नहीं करते। हम उनके उन्माद और उनके चरित्र का असाधारण ऊंचाइयों के प्रशंसक हैं, परंतु इसके कारणों का सोच विचार करने की भी चिंता नहीं करते। मतलब उन जो कष्ट सहन कर रहे हैं, उनकी जो ऊंचाइयाँ हैं, उनके हम सिर्फ प्रशंसक हैं, उन पर सोच विचार नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में चिंता नहीं कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि केवल विपत्तियाँ सहन करने के साहित्य के उल्लेख ने ही उन कहानियों का सहृदयता, दर्द की गहरी टीस और उनके चरित्र तथा साहित्य में ऊंचाई उत्पन्न की है। और यही उनके साहित्य जो है, यही कहानियाँ उनके मतलब दर्द की गहराई की टीस जो बताती है, उनका साहित्य में उनका चित्रण किया गया है। हमारी दशा उस समय दयनीय और हास्यास्पद हो जाती है जब हम अपने जीवन में अकारण ही रहस्यवाद प्रविष्ट कर लेते हैं, यद्यपि इसके लिए कोई प्राकृतिक या ठोस आधार नहीं होता। मतलब हमारी उस समय दशा दयनीय हो जाती है, किस समय? जब हम अपने जीवन का अकारण ही रहस्यवाद प्रविष्ट कर लेते हैं, मैंने बिना कारण के रहस्यवाद प्रविष्ट कर लेते हैं, यद्यपि इनके लिए कोई प्राकृतिक या ठोस आधार नहीं होता। इनके लिए कोई प्राकृतिक या ठोस आधार नहीं होता। हमारे जैसे व्यक्तियों को, जो प्रत्येक दृष्टि से क्रांतिकारी होने का गर्व करते हैं, सदैव हर प्रकार से उन विपत्तियों, चिंता और दुखों और कष्टों को सहन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए जिनको हम स्वयं आरंभ किए और संघर्ष के द्वारा आमंत्रित करते हैं, एवं जिनके कारण हम अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं। ये बोलते हैं कि सदैव हमें उन विपत्तियों और चिंताओं और दुखों और कष्टों को सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए, जिसे हम स्वयं संघर्ष के द्वारा आमंत्रित करते हैं, जिसके द्वारा हम क्रांतिकारी कहलाते हैं, जिसके द्वारा हम क्रांतिकारी बनते हैं। वो उन सारे मतलब जो कष्ट है, जो दुख है, जो चिंता है, जो विपत्तियाँ हैं, उन सभी को हमको उन पे गर्व करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि जेलों में और केवल जेलों में ही कोई व्यक्ति अपराध एवं पाप जैसे महान सामाजिक विषय का प्रत्यक्ष अध्ययन करने का अवसर पा सकता है। ये बताते हैं कि जेल में ही कोई अगर व्यक्ति है तो अपराध और पाप के जैसे महान सामाजिक विषय का प्रत्यक्ष अध्ययन, अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा कि अपराध और पाप जैसे महान सामाजिक विषय का प्रत्यक्ष अध्ययन कहाँ किया जा सकता है, तो जेलों में। कहाँ किया जा सकता है? कहाँ किया जा सकता है? बोलिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, कहाँ किया जा सकता है? जेलों में। कहाँ पे? जेलों में। ठीक है। आगे बोलते हैं कि मैं इस विषय का कुछ साहित्य पढ़ा है और जेल ही ऐसी विषय का स्वाध्याय करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त स्थान है। ये बताता है कि हम कुछ साहित्य के कुछ भी किताबें उन्हें पढ़ा है, और ऐसे विषयों पे पढ़ने का जो उचित समय है वो जेल में ही है, क्योंकि जेल में आपके पास, अरे यार क्या हो रहा है मेरे साथ? क्योंकि जेल में आपके पास उपयुक्त समय होता है इन सबको पढ़ने के लिए। ठीक है। स्वाध्याय का सर्वश्रेष्ठ भाग है स्वयं कष्टों का सहन। स्वयं कष्टों का सहन ही सबसे सर्वश्रेष्ठ भाग है स्वाध्याय का।
आप भली भली प्रकार जानते हैं कि रूस में राजनीति बंदी और बंदी गृहों में विपदियां सहन करना ही जारशाही का तख्ता उलटने के पश्चात उनके द्वारा जेलों के प्रतिबंध में क्रांति लाए जाने का सबसे बड़ा कारण था। ये बताते हैं कि भली भांति आप जानते हैं कि रूस की राजनीति में जो बंदियां और बंदी गृहों में इन विपदियों को सहन करते थे, वही जारशाही का तख्ता उलटे थे। और उसके पास इस उसके और उनके द्वारा ही जेलों पर प्रतिबंध लगाकर क्रांति लाए जाने में सबसे बड़ा कारण था, इन्हीं जेल में रहने वाले लोगों के कारण। क्या भारत को ऐसी व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है जो इस विषय से पूर्णतया परिचित हो और इस समस्या का निजी अनुभव करें? ये बोलते हैं कि क्या भारत को ऐसी लोगों की ज़रूरत नहीं है जो इन विषयों का पूर्णतया परिचित हो और निजी अनुभव करें? केवल यह कह देना कि दूसरे कोई इस काम को कर लेगा या इस कार्य को करने के लिए बहुत लोग हैं, किसी प्रकार भी उचित नहीं कहा जा सकता। ये बोलते हैं कि ये बात कह के खुद को अलग कर लेना कि दुनिया में एगो हम ही हैं, एगो हम ही बानी दुनिया में बहुत लोग बा, तो हम काहे करी? भारत में हम ही, भारत के हमारे ठीक है आज़ाद करावे के, बहुत लोग आज़ाद करावे खातिर बा, तो वो काहे ना करे? तो ये बात उचित है? सब लोग ये सोची। तो ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब आप वो खुद इंसान बनिए जो क्या करे, जो सोचे कि हम कराएंगे अपने देश को आज़ाद। हम उन व्यक्तियों में शामिल होंगे जो भारत की आज़ादी में मेन रोल अदा करें। केवल यह कह देना कि दूसरा कोई इस काम को कर लेगा, इस कार्य को करने के लिए बहुत लोग हैं, किसी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता, किसी प्रकार यह उचित नहीं है। इस प्रकार जो लोग क्रांतिकारी क्षेत्र के कार्यों का भार दूसरे लोगों पर छोड़ने को अति प्रतिष्ठापूर्ण एवं घृणित समझते हैं, उन्हें पूरी लगन के साथ वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष आरंभ कर देना चाहिए। ये बोलते हैं कि क्रांतिकारी क्षेत्र से जुड़े वैसे लोग जो ऐसी बात को अप्रतिष्ठापूर्ण और घृणित समझते हैं, कैसे बात कि हम क्यों करें, दूसरे करेंगे, ऐसी बात को जो भी घृणित समझते हैं उनको अभी से ही वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष करना आरंभ कर देना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वे उन विधियों का उल्लेखन करें, परंतु उन्हें औचित्य का ध्यान रखना चाहिए। भले ही ये उन विधियों का उल्लेखन करें, परंतु उन्हें औचित्य का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक एवं अनुचित प्रयत्न कभी भी न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता। ये बोलते हैं कि अनावश्यक और अनुचित प्रयत्न कभी न्यायपूर्ण नहीं हो सकता। इस प्रकार का आंदोलन क्रांति के कार्यालय को बहुत सीमा तक कम कर देगा। अगर हम अनावश्यक और अनुचित प्रयत्न करेंगे तो ये जो आंदोलन की क्रांति की सीमा है वो बहुत छोटी हो जाएगी, कम हो जाएगी। जितने आंदोलन अब तक आरंभ हुए हैं उन सबसे पृथक रहने के लिए आपने जो तर्क दिए हैं मैं उन्हें समझने में असमर्थ हूँ। ये बोलते हैं कि अभी तक जितने भी आंदोलन हुए हैं उसको पृथक रखने में आप जो तर्क दिए हैं उससे मैं असमर्थ हूँ। कुछ मित्र ऐसे हैं जो या तो मूर्ख हैं या ना समझ हैं। ये बोलते हैं कि कुछ मेरे मित्र ऐसे हैं जो या तो मूर्ख हैं या ना समझ हैं। वे आपके इस व्यवहार को, जिसे वे स्वयं कहते हैं कि हमें किंचित भी नहीं समझ सकते, क्योंकि आप उनसे बहुत ऊंचे और उनकी समझ से बहुत परे हैं, व्यवहार को अनोखा और अद्भुत समझते हैं। जो मतलब कुछ मित्र मेरे ऐसे हैं कि जो मूर्ख और ना समझ हैं, जो आपके इस व्यवहार को अनोखा और अद्भुत समझते हैं। वास्तव में यदि आप यह अनुभव करते हैं कि बंदी गृहों का जीवन वास्तव में अपमानपूर्ण है, तो आप अपने विरुद्ध आंदोलन करके उसे सुधार करने का प्रयास कीजिए। ये बोलते हैं कि अगर जेल का जीवन वास्तव में अपमानपूर्ण है तो आप खुद के अंदर इसका विरोध कीजिए, इस आंदोलन को खुद के अंदर छेड़िए कि नहीं, ये अपमानपूर्ण नहीं, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए जेल गए हैं। संभवतः आप यह कहेंगे कि यह संघर्ष सफल नहीं हो सकता, परंतु यह तो वही तर्क है जिनकी आड़ लेकर असाधारण निर्बल लोग प्रत्येक आंदोलन से बचना चाहते हैं। फिर तो यही बात हुआ कि जो असाधारण और निर्बल लोग जो है जिस बात को लेकर आंदोलन से बचना चाहते हैं, यह वह उत्तर है जिसे हम उन लोगों से सुनते हैं जो जेल से बाहर क्रांतिकारी प्रयत्नों में सम्मिलित होने से जान बचाते हैं। मतलब ये वैसे ही लोग ऐसा बात बोल सकते हैं जो जेल के बाहर क्रांतिकारी आंदोलन में सम्मिलित होने से बचना चाहते हैं। क्या आज यही उत्तर मैं आपके मुंह से सुनूंगा? ये पूछते हैं क्या आपके मुंह से भी यही उत्तर सुनेगा जो वो लोग बोलते हैं साधारण और निर्बल लोग? कुछ मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं के आधार पर असंगठित मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं के आधार पर संगठित हमारी पार्टी अपने लक्ष्य और आदर्शों की तुलना में क्या कर सकती है? ये बोलते हैं कि थोड़ी सी कार्यकर्ताओं से मिलकर जो हमारी पार्टी बनी है वो अपने लक्ष्य और आदर्शों की तुलना में क्या कर सकती है? क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि हमने इस काम के प्रारंभ करने में नितांत भूल की है? ये पूछते हैं क्या जो हम लोगों ने आंदोलन के लिए जो कार्य किया है इसमें कोई गलती कर दिया है ये काम करके? नहीं, इस प्रकार का परिणाम निकालना उचित नहीं होगा। ये बोलते हैं कि नहीं, इस प्रकार का अगर आप परिणाम निकालते हैं तो यह उचित नहीं है। इससे तो उस व्यक्ति की भीतर निर्बलता प्रकट होती है जो इस प्रकार का सोचता है।
इससे तो उस व्यक्ति मतलब जो निर्बल है वो इस तरह का सोचता है। आप कैसे आत्महत्या के बारे में सोचने लगे। आगे चलकर आप लिखते हैं कि 14 वर्ष बंदीगृह के कष्टों से भरपूर जीवन बिताने के पश्चात किसी व्यक्ति से यह आशा नहीं की जा सकती कि उस समय भी उसके विचार वही होंगे। ये मतलब सुखदेव जी बोले थे कि अगर 14 साल कोई जेल में रहा तो 14 साल बाद उससे आशा नहीं किया जाएगा कि जब जेल में जिस जोश के साथ गया था उस जोश के साथ 14 साल बाद वापस आएगा। जो जेल से पूर्व थे, क्योंकि जेल में वातावरण उनके समस्त विचारों को रौंद कर रख देती है। आगे सुखदेव जी बोलते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि जेल का जो वातावरण है उनके विचारों को रौंद कर रख देती है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि क्या जेल से बाहर का वातावरण हमारे विचारों से अनुकूल था। ये पूछते हैं क्या, अगर आप जेल में हैं तो आपके विचार रौंद कर कुचल कर रख दिए जाते हैं, तो क्या आप जेल से बाहर जा रहे हैं तो आपके विचार अनुकूल थे, वो जो वातावरण था वो अनुकूल था आपके विचार के। फिर भी असफलताओं के कारण क्या हम उसे छोड़ सकते थे। उस समय कितनी असफलताएं मिली मुझे, हम लोगों को इस देश को आज़ाद कराने के लिए कितनी असफलताओं का सामना हम लोगों ने किया। क्या उस समय हम लोगों ने छोड़ दिया। क्या आपका आशय यह है कि यदि हम इस क्षेत्र में न उतरे होते तो कोई भी क्रांतिकारी कार्य कदापि नहीं हुआ होता। क्या आपका यह आशय है कि अगर हम इस क्षेत्र में न उतरे होते क्रांतिकारी कार्य नहीं हुआ होता। यदि ऐसा है तो आप भूल कर रहे हैं। बोलते हैं कि अगर आपका विचार ऐसा है कि अगर हम नहीं होते तो क्रांति नहीं होता, तो ये विचार आपका गलत है, ये आपकी भूल है। यद्यपि यह ठीक है कि हम भी वातावरण को बदलने में बड़ी सीमा तक सहायक सिद्ध हुए हैं। यद्यपि ये सही बात है कि अगर इस वातावरण को बदलने के लिए हम लोग बहुत सहायक सिद्ध हुए हैं, तथापि हम तो केवल अपने समय की आवश्यकताओं के उपज हैं। ये बोलते हैं कि हम तो बस अपने समय के आवश्यकताओं के उपज हैं, दूसरा कुछ नहीं। मैं तो यह भी कहूँगा कि साम्यवाद और जन्मदाता मार्क्सवाद वास्तव में इस विचार को जन्म देने वाला नहीं था। असल में यूरोप की औद्योगिक क्रांति ने ही एक विशेष प्रकार से विचारों वाले व्यक्ति उत्पन्न किए थे। हम्म, ये बोलते हैं कि यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति हुआ था उसी में एक ऐसे विशेष विचार वाले व्यक्ति उत्पन्न किए थे। उनमें मार्क्सवाद भी एक था। उनमें से मार्क्सवाद भी, ऐसे विचार वाले मार्क्सवाद भी थे। हाँ, आपने अपने स्थान पर मार्क्सवाद भी निसंदेह कुछ सीमा तक समय के चक्र को एक विशेष प्रकार की गति देने में आवश्यक सिद्ध रहा। ये बोलते हैं कि हाँ, ये बात सही है कि मार्क्सवाद भी कुछ समय तक अम, कुछ विशेष प्रकार की गति देने में आवश्यक हुआ। मैंने इस देश में समाजवाद और साम्यवाद के विचारों को जन्म नहीं दिया है। बोलते हैं कि मैंने इस देश में समाजवाद और साम्यवाद के विचारों को जन्म नहीं दिया है, वरन यह तो हमारे ऊपर हमारे समय एवं परिस्थितियों के प्रभाव का परिणाम है। हमने इसका यह जो समाजवाद और साम्यवाद की विचार हैं ये हमने जन्म नहीं दिया, ये तो परिस्थितियों का प्रभाव का परिणाम है। निसंदेह हमने इन विचारों का प्रचार करने के लिए कुछ साधारण एवं तुच्छ कार्य अवश्य किए हैं। भले ही इसे हम लोग इन विचारों को प्रचार करने में साधारण और तुच्छ कार्य किए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब हमने इस प्रकार एक कठिन कार्य को हाथ में लिया है तो हमें उसे जारी रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ये बोलते हैं कि अगर हम लोग इस क्रांतिकारी जैसे कार्य को अपने हाथ में लिए हैं तो इस क्रांति को जारी रखना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। विपत्तियों से बचने के लिए आत्महत्या कर लेने से जनता का मार्गदर्शन नहीं होता। विपत्तियों से बचने के लिए आत्महत्या कर लेना जनता का मार्गदर्शन नहीं होता, वरन यह तो एक प्रतिक्रियावादी कार्य है। मार्गदर्शन आत्महत्या कर लेना नहीं, यह तो एक प्रतिक्रियावादी कार्य है। जेल के नियमों के अनुसार जीवन निराशाओं, दबाव और हिंसा के असीम प्रक्षिप्त वातावरण का विरोध करते हुए हम कार्य करते रहें। जेल के नियम के अनुसार हम लोग जीवन की निराशाओं, दबाव, हिंसा ये सब कार्य करते रहें। जिस समय हम अपना कार्य करते थे उस समय नाना प्रकार से हमें कठिनाइयों का निराशा बनाया जाता था। जब ये लोग क्रांति का कार्य करते थे तब इन पे कठिनाइयों के बहुत सारे पहाड़ टूट रहे थे। यहाँ तक कि जो लोग अपने आप को महान क्रांतिकारी कहने का गौरव अनुभव करते थे वे भी हमको छोड़ गए। ये बोलते हैं कि जो लोग महान क्रांतिकारी कहलाते थे वे भी हमारा साथ छोड़ दिए। क्या ये परिस्थितियाँ असीम परीक्षा युक्त न थी? क्या वे परिस्थितियाँ हमारे लिए परीक्षा युक्त न थी कि महान क्रांतिकारी जो का खुद को मानते थे वो लोग हम लोगों को साथ छोड़ के चले गए? फिर अपने आंदोलन एवं प्रयासों को जारी रखने के लिए हमारे पास क्या कारण और तर्क था? उस समय हमारे पास क्या तर्क था, क्या कारण था कि हम लोग आंदोलन कर रहे थे? क्या स्वयं यही तर्क हमारे विचारों को शक्ति नहीं देता? क्या जो उस समय जिस जोश से हम लोग इस आंदोलन को कर रहे थे क्या वो जोश अभी हमारे काम नहीं आएगा? और क्या ऐसी क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं के उदाहरण हमारे सामने नहीं है जो जेल के दंड भोग कर लौटे और अब भी कार्य कर रहे हैं? ये बोलते हैं कि क्या ऐसे क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं के हमारे सामने नहीं है जो जेल से दंड भोग कर लौटे हैं और फिर भी वही काम कर रहे हैं? यदि वाकुनिन ने आपके समान सोच विचार किया होता तो वह प्रारंभ से ही आत्महत्या कर लेता। ये बोलते हैं कि अगर वाकुनिन आपके जैसा सोचता तो वो प्रारंभ से ही आत्महत्या कर लेता। आज आपको ऐसे असंख्य क्रांतिकारी दिखाई देते हैं जो रूसी राज्य एवं उत्तरदायी पदों पर विराजमान हैं।
आज आपको ऐसे असंख्य क्रांतिकारी दिखेंगे जो रूसी राज्य और उत्तरदायी पदों पर विराजमान हैं और जिन्होंने अपने जीवन का अधिकतर भाग दंड भोगते हुए जेल में बिताया है। रूस के ऐसे बहुत सारे लोग आपको दिख जाएंगे जो अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अभी भी दंड भोग रहे हैं जेलों में। मनुष्य को अपने विश्वासों पर दृढ़तापूर्वक अखंडित रहना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। कोई नहीं कह सकता कि भविष्य में क्या घटना घटने वाला। ये बोलते हैं कि मनुष्य को दृढ़पूर्ण विश्वासों पर दृढ़पूर्ण रहना चाहिए, अडिग रहना चाहिए अपने विश्वास पर और प्रयत्न प्रयत्न करना चाहिए। कोई नहीं कह सकता कि भविष्य में क्या होने वाला है, कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता। क्या आपको याद है कि जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि हमारी बम फैक्ट्री में अत्यंत तीव्र एवं प्रभावकारी विष भी रखा जाना चाहिए, तो आपने बड़ी दृढ़ता से इसका विरोध किया था। जब हम लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि जो बम की फैक्ट्री है उसमें प्रभावकारी विष भी रखना चाहिए, तो आप उस समय तो इसका विरोध किया था। आप इस विचार से ही घृणा करते थे। आप जब हमने ये विचार दिया था तब आप विचार से ही घृणा करते थे। आपको इस पर विश्वास नहीं था, आपको इस बात पर विश्वास नहीं था। फिर अब क्या हुआ, मतलब पूछते हैं अब क्या हुआ, आप क्यों टूट गए। यहाँ तो ऐसी विकट और जटिल परिस्थितियाँ भी नहीं हैं, यहाँ तो ऐसी जटिल और विकट परिस्थितियाँ भी नहीं हैं। मुझे तो इस प्रश्न का विचार करने से घृणा होता है। मुझे तो ऐसे प्रश्न आना ही, इस प्रश्न से ही घृणा होता है कि क्या आत्महत्या कर लिया जाए। आपको उस मनोवृत्ति से भी घृणा थी जो आत्महत्या करने का अनुमति देती है। आपको तो बोलते हैं कि आपको तो उन मनोवृत्ति से भी घृणा थी जो आत्महत्या करने का अनुमति देता है। आप मुझे यह कहने के लिए क्षमा करें कि यदि आपने अपने बंदी बनाए जाने के समय ही इन विचारों को अनुकूल कार्य किया होता तो आपने क्रांतिकारी कार्य को बहुत बड़ी सेवा की होती। परंतु इस समय तो इस कार्य पर विचार करना ही हमारे लिए हानिकारक है। ये बोलते हैं कि यह अनुकूल होता कि अगर जब आपको बंदी बनाया जा रहा था उसी समय आप विष खाकर अपना जान दे देते, अपने आप को मार लेते, तो ये हमारे क्रांतिकारी के लिए बहुत सेवा होता, इससे और क्रांति भड़कती। लेकिन अभी बीच समय में आप ऐसा करिएगा तो ये तो हमारे लिए हानिकारक होगा। एक और विशेष बात जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ यह है कि हम लोग ईश्वर, पुनर्जन्म, नरक, स्वर्ग, दंड एवं पारितोषिक अर्थात भगवान द्वारा किए जाने वाले जीवन के हिसाब आदि में कोई विश्वास नहीं रखते। ये बताते हैं कि हम लोग ईश्वर, पुनर्जन्म, नरक, स्वर्ग मान स्वर्ग, नरक, दंड, परिशोधन मैंने ये सब भगवान के द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे इस पर विश्वास नहीं रखते हैं कि हमको नरक मिलेगा कि स्वर्ग मिलेगा, पुनर्जन्म में क्या होगा क्या नहीं होगा। अतः हमारे जीवन एवं मृत्यु के विषय में भी नितांत भौतिकवादी रीति से सोचना चाहिए। इसलिए मृत्यु के बारे में भी नितांत भौतिकवादी रीति से सोचना चाहिए। एक दिन जब मुझे पहचाने जाने के लिए कोई दिल्ली से यहाँ लाया गया था तो गुप्तचर विभाग से कुछ अधिकारियों ने मेरे पिताजी की उपस्थिति में मुझसे उस विषय पर बातचीत की थी। एक दिन जब इनको पहचानने के लिए दिल्ली से यहाँ लाया गया था तो गुप्तचर विभाग के एक अधिकारी ने इनके पिताजी से इस विषय पर बात की थी। उन्होंने कहा था कि मैं कोई भेद खोलने और इस प्रकार अपना जीवन बचाने के लिए तैयार नहीं हूँ। इससे सिद्ध होता है कि मैं जीवन से बहुत दुखी हूँ। मतलब वो गुप्तचर, मतलब जो वो ऑफिसर थे वो बोले कि अगर आप भेद खोलना और इस प्रकार का बात नहीं बताना चाहते हैं कुछ बात कि अपने क्रांति से, तो इसका मतलब आप जीवन से बहुत दुखी हैं। उनका तर्क था कि मेरा यह मृत्यु तो आत्महत्या के समान होगा। मतलब वो जो ऑफिसर थे उनका मत था कि आपकी जो यह मृत्यु है यह तो आत्महत्या के समान है। परंतु मैंने उनको उत्तर दिया था कि मेरे जैसे विश्वास और विचार वाले व्यक्ति व्यर्थ में मरण कदापि सहन नहीं करते। परंतु ये भगत सिंह उनको जवाब क्या दिए थे कि मेरे जैसे विश्वास और विचार वाले व्यक्ति यथार्थ मरण का कभी सहन नहीं कर सकते। यथार्थ मरण, व्यर्थ मरण। हम तो अपने जीवन का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं। ये बोलते हैं कि हम तो अपने जीवन का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं। हम मानवता की अधिक से अधिक संभव सेवा करना चाहते हैं। ये बोलते हैं कि हम मानवता का अधिक से अधिक सेवा करना चाहते हैं। विशेष मेरे जैसा भला मनुष्य जिसका जीवन किसी भी रूप से दुखी या चिंतित नहीं है, किसी समय भी आत्महत्या करना तो दूर रहा, उसका विचार भी हृदय में लाना ठीक नहीं समझता। मतलब ये बोलते हैं कि मेरे जैसा मनुष्य जो ना तो दुखी है ना कोई किसी बात से चिंतित है, ये तो आत्महत्या तो दूर की बात है, वैसे विचार भी लाना ठीक नहीं समझता। वही बात मैं इस समय आपसे कहना चाहता हूँ, और यही बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आत्महत्या के बारे में मत सोचिए। आशा है कि आप मुझे अनुमति देंगे कि मैं आपको यह बताऊँ कि मैं आपके बारे में क्या सोचता हूँ। ये बोलते हैं कि आगे बोलते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि आप अनुमति देंगे कि मैं आपके बारे में क्या सोचता हूँ। मुझे अपने लिए मृत्युदंड सुनाए जाने का अटल विश्वास है। ये बोलते हैं कि मुझे अटल विश्वास है कि मुझे मृत्युदंड ही सुनाया जाएगा। मुझे किसी प्रकार का पूर्ण क्षमा या नम्र व्यवहार की तनिक भी आशा नहीं है। ये बोलते हैं कि मुझे तनिक भी पूर्ण क्षमा या नम्र व्यवहार की तो कोई आशा नहीं है। हम आशा नहीं लगा कर बैठे हैं कि हम पे पूर्ण क्षमा होगा या नर्म विचार करके हमको 2 साल 4 साल कैद की सज़ा, हमें फांसी चाहिए, हम फांसी के लिए तैयार हैं।
यदि कोई क्षमा हुई भी तो पूर्णतः सबके लिए होगी। अगर क्षमा हो रहा है तो तीनों के लिए होगी, वरन वह भी हमारे अतिरिक्त अन्य लोगों के लिए नितांत सीमित एवं कई बंधनों से जकड़ी हुई होगी। नहीं तो अगर हम नहीं तो हमें क्षमा नहीं चाहिए। अगर क्षमा होगा तो जितना लोग जेल में है सबको होना चाहिए। हमारे लिए न तो क्षमा हो सकती है और न वह होगी ही। ये बोलता है कि ना ही हमारे लिए क्षमा हो सकती है और ना ही हमें चाहिए ही, ना वो होगी। इस पर भी मेरी इच्छा है कि हमारी मुक्ति का प्रस्ताव सम्मिलित रूप से विश्वव्यापी हो, और उसके साथ भी हमारे अभिलाषा यह है कि जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंचे तो हमें फांसी दे दिया जाए। यह बोलते हैं कि हम मुक्ति का प्रस्ताव जो है विश्वव्यापी हो, और ये अभिलाषा जब आंदोलन चरम सीमा पर पहुंचे उसी समय हमें फांसी दे जाए, कि और उस आंदोलन में आग लग जाए, वो आंदोलन और बढ़ जाए। मेरी यह इच्छा है कि यदि कोई सम्मानपूर्ण और उचित समझौता होना कभी संभव हो जाए तो हमारे जैसे व्यक्तियों का मामला आप उनके मार्ग में कोई रुकावट या कठिनाई उत्पन्न करने का कारण न बने। ये बोलते हैं कि अगर उचित समझौता होना अगर कभी संभव हो जाए तो हमारे जैसे जो व्यक्ति हैं उनका मामला उनके बीच में रुकावट न बने। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा है तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए। जब देश के भाग्य का निर्णय हो तो अपने भाग्य को नहीं देखना चाहिए। हम क्रांतिकारी होने के नाते अतीत के समस्त अनुभवों से पूर्णतः अवगत हैं। ये बोलते हैं कि क्रांतिकारी होने के नाते जो अतीत में जो भी हुआ है हमारे साथ उससे हम सब अवगत हैं। इसलिए हम नहीं मान सकते कि हमारे शासकों और विशेषकर अंग्रेज जाति की भावनाओं में इस प्रकार का आश्चर्यजनक परिवर्तन उत्पन्न हो। और ये नहीं मान सकते हैं कि जो अभी शासक अंग्रेजी जो शासक हैं उनके विचार में इतना परिवर्तन हो। इस प्रकार का परिवर्तन क्रांति के बिना संभव नहीं है, और इतना परिवर्तन लाने के लिए हमें क्रांति करना जरूरी है। क्रांति के बिना ऐसे विचार नहीं आ सकते हैं। क्रांति तो केवल सतत कार्य करते रहने से, प्रयत्नों से, कष्ट सहन करने से और बलिदानों से ही उत्पन्न की जा सकती है और की जाएगी। मेन इंपॉर्टेंट लाइन है, क्रांति कैसे उत्पन्न की जा सकती है? तो सतत कार्य करने से, प्रयत्न करने से, कष्ट सहन से, बलिदान से क्या उत्पन्न की जा सकती है? क्रांति। और आगे भी इसी से की जाएगी। जहाँ तक मेरी दृष्टिकोण का संबंध है, मैं तो केवल उसी दशा में सबके लिए सुविधा और क्षमादान का स्वागत करता हूँ जब उसका प्रभाव अस्थायी हो और देश के लोगों के हृदय में हमारी फांसियों के कुछ अमिट चिन्ह अंकित हो जाए। बस यही, इससे अधिक कुछ नहीं। ये बोलते हैं कि मतलब हम क्षमादान का स्वागत नहीं करते हैं, हमें वो सज़ा दी जाए, और वो सज़ा जब हो हमें तो हमारे देश के जो नागरिक हैं, जो देश के युवा हैं, उनमें हमारी फांसियों की कुछ अमिट चिन्ह उनके हृदय में अंकित हो जाए और यह क्रांति में आग लग जाए और देश आज़ाद हो जाए। क्रांति में इतना फैल जाए कि देश को आज़ादी तक पहुंचा दे ये क्रांति। और आगे बोलते हैं बस इतना ही। ये किसको पत्र लिखना है? तो सुखदेव को, क्योंकि सुखदेव क्या बोले थे कि सुखदेव मरने की बात किए थे। वो क्या करना चाहते थे? वो आत्महत्या करना चाहते थे। इसीलिए ये इतना मोटिवेट किए कि वो आत्महत्या ना करें। तो ये होते हैं क्रांतिकारी विचार, और ऐसे होते हैं क्रांतिकारी लोग जो अपनी चिंता ना करके इस देश के लिए अपनी कुर्बानी तक दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा नहीं भी लगा होगा तो भी आप पूरा देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही अभी न्यू है तो शुरुआत हुई है, थोड़ा थोड़ा इंक्रीजिंग होगा, बेस्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।